हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स क्या होता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और ट्रेड बैरियर्स के अंदर जो टैरिफ्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे, इनके टाइप्स को देखेंगे। तो ये आपका टॉपिक जो है आपको देखने को मिलेगा आपका यूजीसी नेट कॉमर्स का सिलेबस जो है, जिसके अंदर यूनिट नंबर 1 बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, उसके अंदर आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस के अंडर। तो अगर आप मैनेजमेंट से दे रहे हैं या कॉमर्स से दे रहे हैं, आप एम कॉम में है या बी कॉम में, अगर आपको ये टॉपिक है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या देखा, हमारा टॉपिक का नाम है ट्रेड बैरियर्स। क्या है ट्रेड बैरियर्स? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये ट्रेड क्या होता है या इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है कि यहाँ पे एक्सचेंज होना गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में एक्सचेंज होना गुड्स एंड सर्विसेज का एक कंट्री से दूसरे कंट्री में क्या कहलाता है? इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है। अगर हम बात करें, यहाँ पे है इंडिया और यहाँ पे है यूएस, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिया जो है, कोई सामान अगर मंगाता है तो वो इंपोर्ट कहलाएगा। ठीक है, इंडिया अगर कोई सामान यूएस से मंगाता है तो क्या कहलाएगा? इंपोर्ट कहलाएगा। और वही अगर इंडिया कोई सामान यूएस भेजेगा तो क्या कहलाएगा? एक्सपोर्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्सपोर्ट कहलाएगा। तो ये क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात की जाती है। ठीक है, इंपोर्ट का मतलब होता है कंट्री में क्या है, गुड्स को मंगवाना। ठीक है, कहाँ से मंगवाना? फॉरेन कंट्री से। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि हमारे कंट्री का जो गुड्स है या सर्विसेज है वो दूसरे कंट्री में भेजना, वो क्या कहलाता है? एक्सपोर्ट कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सचेंज हो रहा है प्रोडक्ट और सर्विसेज एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। ठीक है, एक कंट्री का प्रोडक्ट हमारे कंट्री में आ रहा है, हमारे कंट्री का प्रोडक्ट दूसरे कंट्री में जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड कंसिस्ट ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज जो मूव कर रहे हैं दो डायरेक्शंस में। ठीक है, इंपोर्ट का मतलब होता है फ्लोइंग इनटू ए कंट्री फ्रॉम अब्रॉड, मतलब हमारे कंट्री में, इंडिया में जो गुड्स है वो आ रहा है दूसरे कंट्री से। एक्सपोर्ट का मतलब होता है हमारे कंट्री से गुड दूसरे कंट्री में जाना। ठीक है, ओवरसीज में मतलब दूसरे कंट्री में हम वहाँ पे भेज रहे हैं। तो ये हो गया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आपको समझ गया होगा। अब हम बात करें, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो हो रहा है, पर इसमें बैरियर्स वर्ड क्यों आ रहे हैं, मतलब ट्रेड में बैरियर्स क्यों लगाए जा रहे हैं? तो देखिए दोस्तों, बैरियर्स से आप क्या समझते हो? बैरियर्स का मतलब क्या होता है? रुकावटें, रिस्ट्रिक्शंस। अब ट्रेड तो हो रहा है, हमारे कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहा है, दूसरे कंट्री का प्रोडक्ट हमारे कंट्री में आ रहा है, तो अच्छी बात है। फिर इसमें बैरियर्स क्यों लगाए जा रहे हैं? तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि अगर बैरियर्स ना लगाए तो क्या होता है, अभी समझो बैरियर्स को हम लेते ही नहीं है, हम सिर्फ ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं। अब जब ट्रेड हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि अब फॉर एग्जांपल हम इंपोर्ट करा रहे हैं फॉरेन कंट्री से गुड्स हमारे कंट्री में आ रहे हैं। तो इंपोर्टेड गुड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सस्ते होते हैं। हमारे डोमेस्टिक गुड्स के कंपैरिजन में जो इंपोर्टेड गुड्स होते हैं वो क्या होते हैं? सस्ते होते हैं। और जो हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं वो इसी गुड्स को लेना चाहते हैं, सस्ते गुड्स को। ठीक है, अगर आपके सामने कोई गुड्स है, जैसे कि वो 100 रुपीज़ का प्राइस लिया है, ठीक है, और अगर हमारे कंट्री में 100 रुपीज़ का मिल रहा है, ठीक है, और वही गुड अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो वो 70 रुपीज़ में मिल रहा है, तो ऑफकोर्स जो हमारे इंडिया के कंज्यूमर है वो 70 वाला परचेज करने जाएंगे, ना कि 100 वाला जो डोमेस्टिक में मिल रहा है। जो हमारे कंट्री के प्रोड्यूसर्स बना रहे हैं वो 100 का बना रहे हैं, तो उसको कोई लेना नहीं चाहेगा। अब देखिए इससे क्या होगा, सब तो इंपोर्टेड गुड्स लेंगे, तो इससे क्या होगा, जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाएगी।
डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को नुकसान होने लगेगा, इससे आगे चल के एम्प्लॉयमेंट पे भी असर होगा। तो ऐसा ना हो तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो ये इम्पोर्टेड गुड्स है इस पे लगा देती है रिस्ट्रिक्शन या बैरियर। ये बैरियर होते हैं टैरिफ, दो तरीके के बैरियर्स होते हैं ये बैरियर, टैरिफ बैरियर्स होते हैं, दूसरा नॉन टैरिफ बैरियर होते हैं। तो जो टैरिफ बैरियर होते हैं इससे ये प्राइजेस को बढ़ाती है गुड्स के, और नॉन टैरिफ बैरियर्स में क्वांटिटी को रिस्ट्रिक्ट कर देती है। तो दोनों तरीके से करती है गवर्नमेंट। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो ये गुड्स आते हैं इंपोर्टेड गुड्स ये महंगे आने लगते हैं। अब 70 है तो इसमें बैरियर लगा दिया तो ये भी लगभग 100 का हो गया। तो सब लोग क्या सोचेंगे डोमेस्टिक कंज्यूमर की, इससे तो अच्छा हम डोमेस्टिक अपने ही कंट्री के प्रोड्यूसर से ले लें, है ना, क्योंकि इंपोर्टेड गुड्स क्या हो गया है महंगा बैरियर्स लगाने के बाद। तो इससे क्या होगा कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से इनकम और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम समझते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वही हम देख रहे हैं। ट्रेड बैरियर्स आर एक्शन टेकन बाय गवर्नमेंट। ये एक्शन कौन लेता है, गवर्नमेंट लेता है। और यहाँ पे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। अब एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने से क्या होगा, फॉरेन रेवेन्यू हमारे कंट्री में आएगा। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज का जो रेवेन्यू है कंट्री में आएगा। और रिस्ट्रिक्शन लगाती है इंपोर्ट्स पे। इंपोर्ट्स पे क्या लगाएगी, बैरियर लगाएगी, बैरियर लगाएगी। और यहाँ पे बैरियर लगाएगी तो भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होगा। अभी गवर्नमेंट टैक्सेस लगा रही है इंपोर्ट पे तो गवर्नमेंट को उससे भी रेवेन्यू जनरेट होगा ना। तो इंपोर्ट्स को क्या लगाती है, रिस्ट्रिक्शन, और एक्सपोर्ट्स को करती है इंक्रीज। ठीक है, ऑफ अ सर्टन प्रोडक्ट और सर्विसेज। इससे क्या होता है कि अगर रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं इंपोर्ट्स पे तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे डोमेस्टिक गुड्स है वो तो फॉरेन गुड्स के कंपैरिजन में हो जाएंगे ना। मतलब तो सब लोग सोचेंगे क्यों ना डोमेस्टिक गुड्स ही परचेस कर लिया जाए, क्योंकि इंपोर्टेड गुड्स तो हो गए हैं महंगे। तो इससे इनकम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। द ट्रेड बैरियर्स कुड बी बेनिफिशियल टू डोमेस्टिक फर्म बाय गिविंग एडवांटेज टू देम वाइल कॉम्पिटिशन विद द फॉरेन इम्पोर्ट, हाउएवर इट कुड बी हार्मफुल टू द डोमेस्टिक कस्टमर। अब देखिए ट्रेड बैरियर्स तो लगाए जा रहे हैं, अब इससे फ़ायदा तो डोमेस्टिक फर्म्स का हो रहा है। ठीक है, और वो क्या कर पा रहे हैं, वो कंपटीशन को भी फेस कर पा रहे हैं। अब इससे नुकसान किसका हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ कस्टमर का हो रहा है कि जो गुड 70 में मिल जाते थे अब वो इम्पोर्टेड गुड 100 में मिलने लगे हैं, और हमारे कंट्री में भी वही सेम रेट पे मिल रहा है। तो कस्टमर को जो 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना हो रहा है तो क्या हो रहा है, उसके लिए महंगे पड़ जा रहे हैं। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई थिंक आप लोग लिंक कर पा रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। वाइल डोमेस्टिक फर्म्स इंजॉय, जो हमारी कंट्री के फर्म्स है वो क्या इंजॉय करेंगे, हायर सेल्स, उनकी सेल्स बढ़ जाएगी क्योंकि लोग डोमेस्टिक गुड्स लेना शुरू कर देंगे। और डोमेस्टिक फर्म्स के लिए कंपटीशन भी कम हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे इंपोर्ट्स पे क्या लग गए हैं, बैरियर लग गए हैं। और मोर प्रॉफिट मिलने लगेगा डोमेस्टिक फर्म्स को। ठीक है, और जो यहाँ पे हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स है उनको क्या पे करना पड़ेगा, ज़्यादा प्राइसेस पे करना पड़ेगा। अब टैरिफ्स जो होते हैं, इंपोर्ट कोटा या नॉन टैरिफ बैरियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम इसको डिस्कस करेंगे टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स को। तो ट्रेड बैरियर्स के अंदर हम दो चीज़ें को पढ़ते हैं, एक तो टैरिफ बैरियर्स को पढ़ते हैं जिससे जो इम्पैक्ट डालता है किस पे, प्राइजेस पे, और एक नॉन टैरिफ बैरियर्स को पढ़ेंगे जो इम्पैक्ट डालता है क्वांटिटी पे। तो चलिए हम देख लेते हैं इन दोनों के बीच का अंतर, टैरिफ बैरियर्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो देखिए दोस्तों, टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स में अगर हम बात करें, टैरिफ बैरियर क्या होता है, तो टैरिफ बैरियर का मतलब वही है कि यहाँ पे गवर्नमेंट लगाती है टैक्सेस और ड्यूटीज़ किस पे, इंपोर्ट्स पे लगाती है। इससे क्या होता है, डोमेस्टिक कंपनी को मिलता है प्रोटेक्शन और गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी हो जाती है। ठीक है, टैक्सेस से क्या जनरेट हो जाता है, रेवेन्यू। इंपोर्ट टैक्सेस पे लगाती है जो इंपोर्ट पे टैक्सेस, उससे गवर्नमेंट को क्या जनरेट होता है, रेवेन्यू। अब नॉन टैरिफ बैरियर का मतलब क्या होता है, इसमें वो सारे रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं अदर देन टैक्सेस। यहाँ पे टैक्सेस वाले रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, अदर देन टैक्सेस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोटास लगा दिए जाते हैं, लाइसेंस होता है, वॉलेंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स होता है। तो अलग अलग
रिक्वायरमेंट्स, रिस्ट्रिक्शंस, कंडीशंस लगा दी जाती हैं, फॉर्मेलिटीज़ लगा दी जाती है। और ये कौन इम्पोज करता है? गवर्नमेंट इम्पोज करता है, इम्पोर्ट पे करता है, ताकि हमारे जो डोमेस्टिक कंपनीज़ है, हमारे इंडिया की जो कंपनीज़ है, उनको प्रोटेक्शन दे सके फॉरेन मतलब फॉरेन कंट्री से, ठीक है, जो भी फॉरेन एंट्रेंट्स हैं उनसे प्रोटेक्शन दे सके डोमेस्टिक कंपनी को। अब हम बात करें, ये फॉर्म में होता है टैक्सेस और ड्यूटीज़, और ये फॉर्म में होता है रेगुलेशन, कंडीशन, रिक्वायरमेंट, फॉर्मेलिटीज़, ये सारी लगा दी जाती हैं। अब बात करें जो टैरिफ बैरियर होता है उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, बट जो नॉन टैरिफ बैरियर होता है उससे गवर्नमेंट को कोई भी रेवेन्यू नहीं मिलता है। अब अगर हम बात करें, ये जो हमारा टैरिफ बैरियर है, ये अफेक्ट करता है प्राइसेस पे। तो इससे क्या होता है, जो प्राइसेस होते हैं इंपोर्टेड गुड्स के वो बढ़ जाते हैं। और ये हमारा नॉन टैरिफ बैरियर होता है, ये अफेक्ट डालता है क्वांटिटी पे, जिससे जो इंपोर्टेड गुड्स होते हैं वो कम क्वांटिटी में आने लगते हैं, ठीक है। अगर हम रिस्ट्रिक्शन क्वांटिटी पे नहीं लगाएंगे तो वो बहुत सारा गुड्स हमारे कंट्री में भेज देंगे। तो अगर हम नॉन टैरिफ बैरियर लगाते हैं, हम उनके क्वांटिटी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, हम बोलते हैं कि सिर्फ आप 1000 गुड्स ही भेज सकते हो, तो हमने क्या लगा दिया, नॉन टैरिफ बैरियर में क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया, ठीक है, हमने उनकी क्वांटिटी पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया। तो आपको अंतर समझ गया होगा। अब हम टैरिफ बैरियर्स को सबसे पहले समझेंगे, टैरिफ होता क्या है। तो टैरिफ एक तरीके का हम बोल सकते हैं टैक्स होता है, जो इंपोर्ट पे भी लगाया जाता है, एक्सपोर्ट पे भी लगाया जाता है। आप बोलोगे मैम इंपोर्ट पे तो लगाया जाता है, समझ में आ रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन देना होता है, पर एक्सपोर्ट्स पे क्यों लगाया जा रहा है? तो एक्सपोर्ट्स पे लगाने का मतलब ये होता है कि देखिए कोई कोई गुड्स होते हैं वो काफ़ी रेयर होते हैं, ठीक है, मतलब कि वो हमारे कंट्री में ही कम बन रहे हैं। अगर उसको भी एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा तो उससे क्या होगा कि हमारे कंट्री में कमी आ जाएगी। तो इससे उससे बचने के लिए गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पे भी ड्यूटीज लगाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, टैरिफ रेफर्स टू इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज एट अ टाइम गुड्स आर इंपोर्टेड। तो वही है, टैरिफ का मतलब हम इंपोर्ट ड्यूटी से भी ले सकते हैं कि जब हम गुड्स को मंगा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तब जो ड्यूटी लगाई जाती है उसको भी हम टैरिफ कहते हैं। टैरिफ बैरियर रिप्रेजेंट टैक्सेस, इसमें टैक्सेस आते हैं जो लगाए जाते हैं इंपोर्ट्स पे, ठीक है। इंपोर्ट्स ऑफ कमोडिटी इनटू ए कंट्री एंड आर अमोंग द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ, ये सबसे पुराना फॉर्म है गवर्नमेंट इंटरवेंशन का। टैरिफ जो है ये क्या है, एक काइंड है स्पेशलाइज्ड टैक्स का, जो अफेक्ट करता है गुड्स इंपोर्टेड टू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम अ कंट्री। गुड्स जब मंगा रहे हैं तब भी लगता है, जब गुड्स भेज रहे हैं तो भी लगता है। अब हम बात करें ट्रेड बैरियर्स, तो ठीक है, ट्रेड का मतलब समझ लिया, दो कंट्री आपस में गुड्स एक्सचेंज कर रही है। बैरियर्स मतलब रुकावटें लगाई जा रही हैं ताकि ज़्यादा इंपोर्ट्स ना हो कंट्री में, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी जो है वो हमारी कंजर्व रहे, और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन मिले। तो आपको ये सारी चीज़ें लिंक हो रही है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एक तरीके से ऑब्जेक्टिव भी देख लेते हैं। यही सारी चीज़ें जो हमने आगे डिस्कस की थी वही लिखी हैं। सबसे पहला है टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम द फॉरेन गुड। अब फॉरेन गुड्स जो होते हैं या फॉरेन कंट्रीज़ के जो गुड्स होते हैं, उन वहाँ पे क्या करती है गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज़ देती है। तो फॉरेन कंट्री के गुड्स जो होते हैं काफ़ी सस्ते आते हैं, तो हमारे कंट्री में जो होता है वो क्या होता है कि वो हमारे कंट्री में भेजेंगे तो हमारे कंट्री के गुड्स से वो फॉरेन गुड्स काफ़ी सस्ते होते हैं। तो अगर हमने उन पर टैरिफ लगा दिया तो क्या होगा कि वो भी महंगे हो जाएंगे, तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ क्या हो जाएंगी, प्रोटेक्ट हो जाएंगी, सब डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के ही गुड्स लेना चाहेंगे। प्रमोट न्यू इंडस्ट्रीज़, और गवर्नमेंट चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, ठीक है। तो नई जो भी न्यू इंडस्ट्रीज़ है उनको प्रमोट करती है कि वो रिसर्च और डेवलपमेंट करे, ठीक है। और ये सारी रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट जो होती है वो उनको फंड भी देती है, ठीक है। और बात करें सब्सिडीज़ भी दी जाती है ना, ताकि एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिले। तो अब प्रमोट न्यू इंडस्ट्रीज़ एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी बाय प्रोवाइडिंग होम मार्केट फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी इंक्रीज किया जाता है प्रोडक्शन करने के लिए। और बैलेंस ऑफ पेमेंट को फेवरेबल बनाने की कोशिश की जाती है, इंपोर्ट्स को कम से कम करने की कोशिश की जाती है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाता है। टू कंजर्व फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज, अब देखिए इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे तो क्या होगा कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो क्या हो जाएंगे, कंजर्व हो जाएंगे, हमारी कंट्री में ही रह जाएंगे, ठीक है। और इससे हम जब हम इंपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं
टू प्रोटेक्ट द नेशनल इकोनॉमी फ्रॉम डंपिंग बाय अदर कंट्रीज विद सरप्लस प्रोडक्शन। कई बार क्या होता है, देखिए डंपिंग वर्ड्स आपने सुना होगा, अगर आप कहेंगे तो इसके बारे में मैं अलग वीडियो बना दूंगी, डंपिंग और इसके टाइप्स होते हैं। तो अगर हम बात करें डंपिंग का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, अदरवाइज ये समझ में नहीं आने वाला टॉपिक है। ये यूएस है, ठीक है, और ये है हमारी इंडिया। अब यूएस में कोई गुड्स है जिसका सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे यूएस जो कंट्री, यहाँ पे क्या हो रहा है, सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग सोच रहे हैं यूएस वाले कि हम ये गुड्स ना, हमारे यहाँ पे सरप्लस प्रोडक्शन है तो हम दूसरे कंट्री में इसको भेज देते हैं। तो यहाँ पे ये इंडिया में भेज दिया, और इन्होंने ना जो कॉस्ट लगाई है वो काफ़ी कम लगाई है। इंडिया में अगर ये गुड्स बिकता है तो वो 100 रुपीज़ में बिकता है, तो यहाँ पे जो यूएस के जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने इस गुड्स का प्राइस लगा दिया कितना, 60। मतलब ये बिलो कॉस्ट जाके अपने गुड्स को इंडिया में सेल कर रहे हैं। अब हमारे इंडिया के कंज्यूमर यही गुड्स लेना चाहेंगे ना, जो सस्ता हो, तो इम्पोर्टेड गुड लेंगे जो कि 60 रुपीज़ वाला हो। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उसको अफेक्ट होने वाला है इस डंपिंग से। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि तुम डंपिंग कर रहे हो, ठीक है, अब हम इस डंपिंग पे लगा देंगे ड्यूटी। दैट इज़, आप हमारे कंट्री में ये बिकता तो 100 का बिकता, तो हम इस पर लगा देंगे एंटी डंपिंग ड्यूटी और इसकी प्राइजेस को बढ़ा देंगे। दैट इज़, ये प्राइस लगभग हमारे कंट्री के इक्वल हो जाएगा या हमारे कंट्री के गुड्स से ज़्यादा हो जाएगा। तो लोग सब क्या करेंगे, हमारे कंट्री का ही गुड्स परचेज करेंगे, क्योंकि ये इंपोर्टेड गुड तो महंगा हो गया क्योंकि इस पे लगा दिया क्या है, एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो इस तरीके से गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है नेशनल इकोनॉमी को फ्रॉम डंपिंग से प्रोटेक्शन देती है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा के। टू मोबिलाइज द एडिशनल रेवेन्यू बाय इम्पोर्ट हैवी ड्यूटीज़ ऑन द, वही एडिशनल रेवेन्यू कवाती है ड्यूटीज़ को लगा के, और इनकरेज करती है डोमेस्टिक प्रोडक्शन इन द डोमेस्टिक मार्केट एंड देयर बाय मेक कंट्री स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट। कंट्री को स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट बनाने के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देती है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अगर हम बात करें, सबसे पहले हम टैरिफ बैरियर पढ़ेंगे। ट्रेड बैरियर्स के अंदर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स दोनों आते हैं। तो सबसे पहले हम जो करने वाले हैं वो टैरिफ बैरियर करेंगे। तो टैरिफ बैरियर काफ़ी बड़ा है दोस्तों, काफ़ी पॉइंट्स है। हो सके तो मुझे इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाना पड़े, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें से मैचिंग के भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं और काफ़ी कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो हो सके ना तो ये 2 पार्ट में बनाऊंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक सेकेंड, कोई स्लाइड मिस हो रही है क्या हमारी? नहीं, हाँ। तो सबसे पहले हम टैरिफ्स के टाइप्स को पढ़ लेते हैं, टैरिफ्स के क्या क्या टाइप्स है, ठीक है। On the basis of origin and destination of a goods crossing the national boundary। तो यहाँ पे हम क्लासीफाई कर रहे हैं ओरिजिन और डेस्टिनेशन के बेसिस पे, या जो गुड्स क्रॉस कर रहे हैं किसी नेशनल बाउंड्री को। अब इंपोर्ट ड्यूटी क्या होता है कि हम अगर कोई गुड्स मंगा रहे हैं फॉरेन कंट्री से अपने कंट्री में, तो जो ड्यूटीज़ लगाई जाती है वो इंपोर्ट ड्यूटीज़ होती हैं। एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ मतलब हमारे कंट्री में प्रोडक्शन हो रखा है गुड्स का और हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा है, पर वो गुड्स हमारी ही कंट्री में बहुत ही बोल सकते हैं कि उसकी कमी है गुड्स की, तो हम उस पर जो ड्यूटीज़ लगा रहे हैं एक्सपोर्ट को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट ड्यूटी है, ठीक है। रेयर गुड्स के केस में हो सकता है। और ट्रांजिट ड्यूटी क्या होती है कि अगर समझो कि ये एक कंट्री है, ये एक कंट्री है और ये एक कंट्री है, हमें गुड्स भेजना है ये कंट्री से यहाँ पे, ठीक है, पर बीच में ना ये कंट्री का जो है वो सीमा आ जा रही है, सरहद आ जा रही है, ठीक है। तो अगर ये कंट्री बोलती है अगर तुम मेरे सरहद से गुजरोगे तो तुमको जो ड्यूटी पे करनी होगी वो कौन सी होगी, ट्रांजिट ड्यूटी। समझ रहे हो? अब बात करें ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ द टैरिफ। क्वालिफिकेशन के बेसिस पे होता है स्पेसिफिक ड्यूटी, एडवोलरम ड्यूटी, कंपाउंड ड्यूटी। स्पेसिफिक ड्यूटी का मतलब होता है जब हम क्वांटिटी के स्पेसिफिक ड्यूटी का मतलब होता है जब हम क्वांटिटी के बेसिस पे लगा रहे हैं या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे कोई ड्यूटीज लगा रहे हैं तो उसको स्पेसिफिक ड्यूटी बोलेंगे। एडवोलरम ड्यूटी जब हम उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग ड्यूटीज लगाते हैं गुड्स के, तो वो एडवोलरम ड्यूटी कहलाती है। कंपाउंड ड्यूटी में हम दोनों को कंबाइन करके लगाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे हमने ये होती है क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, तो हमने बोला कि अगर समझो कि कोई गुड्स आ रहा है, समझो कि आप भेज रहे हो
राइस, ठीक है, अगर आप 1 kg भेज रहे हो तो उस पे लगे 1 kg, अगर आप राइस भेज रहे हो 1 kg, तो उस पे 2 रुपए का लग जाएगा क्या, ड्यूटी। ठीक है, तो ये हमने किस पे लगाया, क्वांटिटी के ऊपर लगाया। एड वैलोरम में क्या होता है, परसेंटेज, मतलब वैल्यू के अकॉर्डिंग लगाएंगे हम इस पे, और कंपाउंड ड्यूटी में हम दोनों को कंबाइन करके लगाएंगे। अब ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्री, ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ टैरिफ बिटवीन डिफरेंट कंट्री, अब अलग अलग कंट्री के हिसाब से जब हम लगाते हैं तो अब सिंगल कॉलम टैरिफ हम सभी के लिए एक ही रेट लगाते हैं, तो होता है सिंगल कॉलम टैरिफ। डबल कॉलम टैरिफ में हम 2 रेट्स लगाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल जिस कंट्री से हमारे रिलेशन अच्छे हैं उनको लो टैरिफ लगाते हैं, जिनसे नहीं अच्छे उनको हाई टैरिफ लगाते हैं। तो यहाँ पे डबल कॉलम टैरिफ यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कंट्रीज को ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ। अब हमारा पर्पस क्या है टैरिफ लगाने का, सबसे पहले गवर्नमेंट का अगर पर्पस है रेवेन्यू कमाना, तो रेवेन्यू कमाना है तो यहाँ पे जो टैरिफ का रेट होता है वो थोड़ा लो होता है। प्रोटेक्शन करना होता है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, तो टैरिफ का रेट हाई होता है। काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ कब लगाई जाती है, जब फॉरेन कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट है वो अपने एक्सपोर्टर को सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी देने से क्या होता है, उनकी कॉस्ट कम हो जाती है फॉरेन एक्सपोर्टर्स की, तो वो गुड्स हमारे कंट्री में सस्ते आने लगते हैं, तो गवर्नमेंट उसको नलीफाई करने के लिए उसके इफेक्ट को काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा देती है। ठीक है, जितना उन्होंने सब्सिडी दी उतनी हम ड्यूटी लगा देंगे। और एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ को मैंने समझाया कि दूसरी जो फॉरेन कंट्री की मतलब फॉरेन कंट्री में जो सरप्लस प्रोडक्शन हो रखा है वो हमारे कंट्री में भेजा जा रहा है और वो बिलो कॉस्ट में सेल किया जा रहा है, तो उसको भी ख़त्म करने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगाई जाती है। एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ में बेसिकली क्या होता है कि फॉरेन मार्केट को कैप्चर करना होता है, इसलिए बिलो कॉस्ट जाके ना जो कंट्रीज है वो सेल करती है। अब हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन ऑफ गुड क्रॉसिंग द नेशनल बाउंड्री। तो अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ टैरिफ्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे या डेस्टिनेशन के बेसिस पे, या गुड्स क्रॉस कर रहे हैं नेशनल बाउंड्री, तो उसके बेसिस पे जब क्लासीफाई किया जा रहा है तो उसमें कौन कौन सी ड्यूटी आएगी। सबसे पहले है एक्सपोर्ट ड्यूटी, फिर इम्पोर्ट ड्यूटी, फिर ट्रांजिट ड्यूटी। अब एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ में क्या है, अन एक्सपोर्ट ड्यूटी इज लेविड बाई द कंट्री ऑफ ओरिजिन। ठीक है, जिस कंट्री में वो गुड्स बना है वो कंट्री इम्पोज करेगी, वो कंट्री क्या करेगी, टैक्स लगाएगी एक्सपोर्ट ड्यूटी जिस कंट्री में गुड्स बना है। ठीक है, अन एक्सपोर्ट ड्यूटी इज लेविड बाय द कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑन अ कमोडिटी डेजिग्नेटेड फॉर यूज इन अदर कंट्री। दूसरे कंट्री में भेजना है पर जिस कंट्री में ओरिजिन हुआ है वो कंट्री की गवर्नमेंट लगाती है, तो वो ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी कहलाती है। द मेजोरिटी ऑफ फिनिश्ड गुड डू नॉट अट्रैक्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी। सच ड्यूटीज आर नॉर्मली इम्पोज ऑन अ प्राइमरी प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू कंजर्व देम फ्रॉम डोमेस्टिक इंडस्ट्री। देखिए मैंने बोला जो गुड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो जो हमारी कंट्री में ही काफ़ी कम है, तो उन गुड्स को क्या करने के लिए, कंजर्व करने के लिए हम लोग एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देते हैं। तो उन गुड्स को कंजर्व करने के लिए तो हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देते हैं। इन इंडिया एक्सपोर्ट ड्यूटी लेविड ऑन ऑयल, सीड्स, कॉफ़ी, ऑनियन, इन सभी पे एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगाई जाती है। ठीक है, इम्पोर्ट ड्यूटी क्या होती है, इम्पोर्ट ड्यूटी इज अ टैक्स इम्पोज अपॉन अ कमोडिटी ओरिजिनेटेड इन अदर कंट्री by the country for which the product is designated. The purpose of heavy import duty is to earn revenue and to make import costly and provide protection to the domestic industry. अब import duty में क्या हो रहा है कि दूसरी कंट्री में वो गुड्स बना है और हमारे कंट्री में आ रहा है, तो हमारे कंट्री की गवर्नमेंट जो ड्यूटी लगाती है उसको बोलते हैं इम्पोर्ट ड्यूटी। और इसका मतलब क्या होता है, रेवेन्यू कमाना और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। तो ट्रांजिट ड्यूटी क्या होती है, ट्रांजिट ड्यूटी इज अ टैक्स इम्पोज अपॉन अ कमोडिटी व्हेन इट क्रॉस द नेशनल फ्रंटियर बिटवीन द ओरिजिनेटेड कंट्री एंड कंट्री विच कंसाइन टू। अब एक ओरिजिनेटेड कंट्री है यहाँ पे और एक डेजिग्नेटेड कंट्री है, ठीक है, जहाँ पे पहुँचाना है। तो बीच में अगर कोई कंट्री पड़ती है, अगर उसकी नेशनल बाउंड्री या नेशनल फ्रंटियर से गुजर रहा है ये, तो फिर वो कंट्री जो बीच में आ रही है जिसका नेशनल फ्रंटियर से वो कमोडिटी जो है क्रॉस कर रही है, तो वो कंट्री जो बीच वाली कंट्री है वो लगाएगी जो ड्यूटी, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिट ड्यूटी। अब हमने देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन
ओरिजिन के बेसिस पे और डेस्टिनेशन के बेसिस पे, और जो गुड्स क्रॉस हो रहे हैं नेशनल बाउंड्री, तो वो हमने क्लासिफिकेशन देख लिया। ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ द टैरिफ, क्वालिफिकेशन के बेसिस पे हम जो देखने वाले हैं वो स्पेसिफिक ड्यूटी, एड वैलोरम ड्यूटी और कंपाउंड ड्यूटी देखेंगे। तो स्पेसिफिक ड्यूटी का मतलब क्या होता है? देखिए, स्पेसिफिक ड्यूटी का मतलब होता है अ फिक्स फी लेविड ऑन अ 1 यूनिट ऑफ इम्पोर्टेड गुड इज रेफर्ड एज ए स्पेसिफिक टैरिफ। ठीक है, एक फिक्स फी हम लगा देंगे 1 यूनिट ऑफ अ इम्पोर्टेड गुड, मतलब यूनिट्स के ऊपर, मतलब यहाँ पे फोकस किस पे किया जा रहा है? क्वांटिटी पे किया जा रहा है। ठीक है, जो गुड्स हम मंगा रहे हैं उसकी क्वांटिटी पर हम फिक्स फी लगाते हैं, तो उसको हम स्पेसिफिक टैरिफ कहते हैं। स्पेसिफिक टैरिफ इज अ फिक्स अमाउंट ऑफ मनी पर फिजिकल यूनिट अकॉर्डिंग टू द वेट, वेट के हिसाब से हम लगा रहे हैं, उसका वजन मेजरमेंट के हिसाब से लगा रहे हैं। ठीक है, इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड। सच ड्यूटी कैन बी लेविड ऑन गुड्स लाइक वीट। ठीक है, जैसे 100 kgs आया तो उसके हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से लगा रहे हैं कि हाँ इतना ड्यूटी होगा, 10 kgs है तो इतना होगा। ठीक है, अब जैसे कि टैरिफ कैन बी वेरी अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ गुड इम्पोर्टेड। फॉर एग्जांपल देखिए, अब यहाँ से समझ में आएगा आपको, अगर हम पेयर ऑफ शूज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर 100 रुपीज़ टैरिफ लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी के हिसाब से लगा रहे हैं तो 100 लगा रहे हैं। और वही हम कंप्यूटर मंगा रहे हैं तो उसके ऊपर 1000 टैरिफ लगाएंगे। आपको पता है कंप्यूटर के कंपोनेंट्स अलग अलग, तो फिर उसके वेट के हिसाब से हम लगा रहे हैं, तो फिर 1000 टैरिफ लगा दिया। शूज़ का वेट कम है तो उस पर 100 टैरिफ लगाया। तो वही बात है, अगर हम कोई गुड्स जैसे कि हम 100 kg मंगा रहे हैं तो उस पर इतना टैरिफ होगा 10 रुपीज़। अगर वही हम 1000 kg मंगा रहे हैं तो उस पर ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पे क्या मेजरमेंट के हिसाब से लगा रहे हैं या वेट के हिसाब से लगा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक ड्यूटी। ठीक है, अब हम बात करें एड वैलोरम ड्यूटी। एड वैलोरम ड्यूटी में क्या होता है? देखिए यहाँ पे द फार्स एड वैलोरम इज लेट इन फॉर अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, हम वैल्यू के अकॉर्डिंग जब लगाते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ टैरिफ इज लेवाइड ऑन अ गुड्स बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ दैट गुड्स वैल्यू। अब हम गुड्स की वैल्यू के हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ एड वैलोरम टैरिफ वुड बी 15% टैरिफ लेविड बाय इंडिया यूएस ऑटोमोबाइल। तो अब देखिए 15% डिसाइड किया कि ऑटोमोबाइल पे लगाया जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 15% से ऑटोमोबाइल की प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगी। अब व्हीकल 10,000 का आता था, अब उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? $11,500। तो इससे क्या हो रहा है कि इंडियन कंज्यूमर को ये गुड्स महंगी पड़ गई। पहले 10,000 की आती थी, अब एड वैलोरम मतलब हम इसका जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू के हिसाब से लगा रहे हैं, तो हमने परसेंटेज डिसाइड कर लिया 15%। तो अब ये कॉस्ट लग के कितना हो गया? 11,500 इंडियन कंज्यूमर को हो गया। और इससे प्राइस इंक्रीज हो गई तो हमारी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को क्या मिल गया कि एडवांटेज मिल गया। अब ये व्हीकल वो चाहे, अगर हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को एडवांटेज मिल गया, लोग फॉरेन से ना मंगा के डोमेस्टिक का खरीद लेंगे। ठीक है ना, तो यही है कि एड वैलोरम ड्यूटी में जब हम किसी गुड्स के वैल्यू के अकॉर्डिंग लगाते हैं तो वो होता है एड वैलोरम ड्यूटी। अब हम बात करें कंपाउंड ड्यूटी की, तो कंपाउंड ड्यूटी में क्या हो रहा है, जब कमोडिटी के ऊपर हम एड वैलोरम भी लगा रहे हैं और कंपाउंड एड वैलोरम भी लगा रहे हैं और स्पेसिफिक, दोनों ड्यूटी लगा रहे हैं। व्हेन ए कमोडिटी सब्जेक्ट टू बोथ स्पेसिफिक एंड एड वैलोरम ड्यूटी देन टैरिफ गेट रेफर्ड एज कंपाउंड ड्यूटी। व्हेन बोथ द टैरिफ रेफर्स व्हेन द बोथ द टैरिफ्स आर चार्ज ऑन द सेम प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट के ऊपर एड वैलोरम और स्पेसिफिक दोनों ड्यूटीज लगाई जा रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड ड्यूटी बोलेंगे। इट इज बेस्ड ऑन बोथ यूनिट, हम यूनिट के हिसाब से भी लगा रहे हैं और वैल्यू के हिसाब से भी लगा रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं कि अगर आप 100 kgs मंगा रहे हो राइस, तो आपको पे करना होगा, कितना लिया था हमने? 10। ठीक है, 10 रुपीज़ प्लस आपको 10% भी पे करना होगा। तो हमने यहाँ पे वैल्यू के हिसाब से भी लगा दिया और इसके हिसाब से भी लगा रहे, मतलब दोनों को लेके चल रहे, परसेंटेज वाला भी और यूनिट वाला भी। तो दोनों को हम लगाते हैं तो वो कहलाती है कंपाउंड ड्यूटी। वेयर स्पेसिफिक ड्यूटीज आर बेस्ड ऑन द फैक्टर दैट वेट क्वांटिटी। तो जो स्पेसिफिक ड्यूटी होती है वो वेट और क्वांटिटी के ऊपर निर्भर करती है। एड वैलोरम ड्यूटी जो होती है वो वैल्यू, ठीक है, परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो यहाँ पे हमने जैसे देखा था 15% लगाया गया था, तो यहाँ पे ही हमने ले लिया, दोनों को कंबाइन कर दिया। ठीक है,
अब हम बात करें, अब देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत लगाई है इस पीपीटी को बनाने में, एक एक चीज़ को मैं डिस्टिंग्विश करके समझा रही हूँ। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी मेहनत लगी है इसको बनाने में। तो अगर आपको समझ में आता है कि हाँ आपको हेल्प हो रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम बात करें, देखिए स्पेसिफिक ड्यूटी और एड वैलोरम ड्यूटी, इसका मैंने डिस्टिंग्विश समझाया है। अब देखिए स्पेसिफिक ड्यूटी जो होती है वो हम क्वांटिटी के पर देखते हैं। देखिए स्पेसिफिक ड्यूटी जो लेवाइट कर रहे हैं वो किसके बेसिस पे, क्वांटिटी के बेसिस पे, जो हम गुड्स मंगा रहे हैं उसकी क्वांटिटी क्या है। और एड वैलोरम ड्यूटी जब हम लेवाइट कर रहे हैं तो हम वैल्यू को देख रहे हैं कि वो गुड्स कितना महंगा है। ठीक है, महंगा होगा तो उसके हिसाब से ड्यूटी भी ज़्यादा होगी, सस्ता होगा तो ड्यूटी भी कम होगी। इसके हिसाब से जब हम वैल्यू को देख रहे हैं, उसकी अमाउंट को देख रहे हैं, तब it is thus proportional to the particular quantity of a product sold regardless to price। प्राइजेस को यहाँ पे हम नहीं देखते हैं, स्पेसिफिक ड्यूटी में हम क्वांटिटी देखते हैं, पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट सोल्ड। ठीक है, क्वांटिटी को ध्यान में रखा जाता है। और एड वैलोरम में चार्ज किया जाता है ऑन अ फिक्स परसेंटेज। यहाँ पे हम वैल्यू की बात करें तो परसेंटेज के हिसाब से हम लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था फॉर एग्जांपल व्हीकल मंगाया था ना 10,000 का, 10,000 का व्हीकल तो आता नहीं है, तो यहाँ पे 10,000 का वहाँ पे एग्जाम्पल में दिया था, वही हम ले लेते हैं। इस पर 15% लगाया गया था। ठीक है, इसके वैल्यू के हिसाब से तो ये कॉस्ट कितनी आ गई थी, 11,500। अब हम बात करें अ स्पेसिफिक ड्यूटी इंक्रीजेस द प्राइजेस ऑफ इक्वली एंड हैज अ बिगर इफेक्ट ऑन, एक सेकेंड, स्पेसिफिक ड्यूटी इंक्रीजेज द प्राइस। स्पेसिफिक ड्यूटी से क्या होती है, प्राइजेस इंक्रीज हो जाती है ऑफ ऑल इक्वली एंड हैज अ बिगर इफेक्ट ऑन रिड्यूसिंग ओवरऑल डिमांड। तो स्पेसिफिक ड्यूटी से क्या होती है, प्राइजेस इंक्रीज हो रही है। एड वैलोरम ड्यूटी प्लेज ए प्रोपोर्शनल हायर टैक्स ऑन एक्सपेंसिव गुड। अब देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक ड्यूटी से क्या हो रहा है, प्राइजेस जो होती हैं वो इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, इक्वली इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ ऑल इक्वली एंड हैज अ बिगर इफेक्ट ऑन रिड्यूसिंग ओवरऑल डिमांड। तो ओवरऑल डिमांड जो है वो रिड्यूस हो रही है, क्योंकि ये गुड्स क्या हो रहे हैं, महंगे आ रहे हैं। तो जो डोमेस्टिक गुड्स है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, फॉरेन गुड्स जो इंपोर्टेड गुड्स है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। अब एड वैलोरम पे क्या हो रहा है कि ये एक्सपेंसिव गुड्स रहेगा तो उसके ऊपर हायर टैक्स देना होगा, कम एक्सपेंसिव है तो कम टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, प्रोपोर्शनेटली हायर टैक्स ऑन एक्सपेंसिव गुड, किस पे, एड वैलोरम ड्यूटी में, क्योंकि हम उसके परसेंटेज के हिसाब से लगा रहे हैं। अगर समझो कोई 1 लाख का है तो उसके ऊपर अगर हम 15% लगाएंगे तो ज़्यादा टैक्स आएगा ना। तो वही बात है, यहाँ पे हम वैल्यू को पकड़ रहे हैं एड वैलोरम ड्यूटी में, और यहाँ पे क्वांटिटी को। अब हम तीसरे पार्ट पे जा रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टैरिफ बिटवीन द डिफरेंट कंट्री। अब अलग अलग कंट्री में हम किस तरीके से टैरिफ लगा रहे हैं वो वाला। अब यहाँ पे हम आ गए हैं थर्ड वाला, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टैरिफ बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज। तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टैरिफ बिटवीन डिफरेंट कंट्री, तो पहला है सिंगल कॉलम टैरिफ, दूसरा है डबल कॉलम टैरिफ। अब सिंगल कॉलम टैरिफ नाम से समझ में आ रहा है कि हम सिंगल टैरिफ लगाएंगे। ठीक है, सिंगल कॉलम टैरिफ इज ऑल्सो नोन एज यूनिलाइनर टैरिफ व्हेन द यूनिफॉर्म रेट ऑफ ड्यूटी इज चार्ज ऑन ऑल कमोडिटी विदाउट मेकिंग एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द कंट्रीज, देन टैरिफ गेट रेफर्ड एज सिंगल कॉलम। हम एक सेम ड्यूटी लगा रहे हैं, मतलब सभी कमोडिटीज पे एक जैसा ड्यूटी लगा रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री से आए, हम कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंगल कॉलम टैरिफ कहेंगे। डबल कॉलम टैरिफ का मतलब है हम 2 रेट लगा रहे हैं। ठीक है, 2 रेट लगा रहे हैं हम। when 2 rates of duties are charged same or all commodity पे, then tariff get referred as double column tariff। then double column tariff discriminate between countries। जो हमारी मेंबर कंट्रीज है जिससे हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं उन कंट्रीज को हम लोअर लगा रहे हैं रेट, और जिस कंट्री से रिलेशन अच्छे नहीं है, मतलब मेंबर कंट्रीज भी नहीं है, दूसरी कंट्रीज है, तो उन पे हम ज़्यादा लगा रहे हैं टैरिफ। ठीक है, हायर और लोअर डिसाइड करेंगे, जो मोस्ट फेवर नेशन है उस पर लो लगाएंगे, जो हमारे मतलब मेंबर कंट्रीज नहीं है अदर कंट्रीज पे ज़्यादा लगा देंगे। तो इस तरीके से डबल कॉलम टैरिफ में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं हम कंट्रीज के बीच में। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ द पर्पस ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ। ठीक है, टैरिफ को लगाने के पीछे पर्पस क्या है, तो उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया है, रेवेन्यू टैरिफ, प्रोटेक्टिव टैरिफ, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन है, इसके बाद हम नॉन टैरिफ बैरियर पढ़ेंगे। तो रेवेन्यू टैरिफ
तो रेवेन्यू, यहाँ पे रेवेन्यू टैरिफ में क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू कमाना चाहती है। और रेवेन्यू क्यों कमाना चाहती है, ताकि उसको बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड, तो उसको रेवेन्यू की ज़रूरत होती है, तब वो रेवेन्यू टैरिफ लगाती है। और यहाँ पे वो इम्पोर्टेड गुड्स को किसी तरीके से मतलब ज़्यादातर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती है, मतलब ये है कि वो फ्लो नहीं ख़राब करना चाहती इम्पोर्टेड गुड्स का। तो यहाँ पे जो ड्यूटी का रेट होता है वो काफ़ी कम होता है, और ये ड्यूटी उसी गुड्स पे लगाई जाती है जो मास कंजम्पशन में होती है, मतलब जिसका मास कंजम्पशन किया जाता है, ये ड्यूटी उसी आइटम पे लगाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं रेवेन्यू टैरिफ। इट एम्स एट कलेक्टिंग सब्सटेंशियल रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट रेवेन्यू कमाना चाहती है, बट डज नॉट रियली ऑब्स्ट्रैक्ट द फ्लो ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। वो चाहती है कि कंट्री में इम्पोर्ट्स आए। द ड्यूटी इज इम्पोज ऑन द आइटम। ड्यूटी उन आइटम पे लगाई जाती है जिनका मास कंजम्पशन होता है, बट यहाँ पे रेट ऑफ ड्यूटी क्या होती है, लो होती है। क्या होती है, लो होती है। लो क्यों होती है, ताकि इम्पोर्ट्स आए। अगर ज़्यादा लगा देगी यहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटी रेवेन्यू कमाने के चक्कर में, तो हो सकता है इम्पोर्ट्स काफ़ी कम हो जाए और रेवेन्यू भी ना मिले, तो इसलिए यहाँ पे जो रेट ऑफ ड्यूटी होती है वो लो होती है। अब प्रोटेक्टिव टैरिफ, अब यहाँ पे गवर्नमेंट का पर्पस प्रोटेक्शन देना है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, तो यहाँ पे रेट ऑफ ड्यूटी क्या होगी, हाई होगी। यहाँ पे गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं कमाना है, यहाँ पे गवर्नमेंट को डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन देना है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो ड्यूटी लगाएगी उसका रेट क्या होगा, हाई होगा। When the tariff imposed in order to restrict import, जब टैरिफ लगाया जा रहा है ताकि इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाए कंट्री में, सो एज फार एज प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज आर कंसर्न, ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का क्या किया जा सके, प्रोटेक्शन किया जा सके, तो टैरिफ को क्या बोलेंगे, प्रोटेक्टिव टैरिफ। इट एम्स एट गिविंग प्रोटेक्शन टू द होम इंडस्ट्री, यहाँ पे होम इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन देना है। ठीक है, और यहाँ पे होम इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन देना है बाय रिस्ट्रिक्टिंग और एलिमिनेटिंग कंपटीशन। जो कंपटीशन है उससे मतलब कंपटीशन को रिस्ट्रिक्ट करके या एलिमिनेट करके। प्रोटेक्टिव टैरिफ में जो रेट होता है वो क्या होता है, हाई होता है, एज टू रिड्यूस इम्पोर्ट। यहाँ पे हम इम्पोर्ट्स को कम कराना चाहते हैं। काउंटर वेलिंग ड्यूटी में क्या होता है, देखिए यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट होती है वो उनके एक्सपोर्टर्स को सब्सिडीज़ देती है। सब्सिडी देने से क्या होता है, जो उनके गुड्स के प्राइसेस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। जो हमारे कंट्री में गुड्स आते हैं तो काफ़ी सस्ते होते हैं, तो इससे हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को अफेक्ट पड़ता है। तो हमारी गवर्नमेंट क्या बोलती है कि ठीक है, तुमने जितनी सब्सिडी दी है अपने एक्सपोर्टर्स को, तो जितनी तुमने सब्सिडी दी है उतना ही हम ड्यूटी चार्ज कर लेंगे। तो इस ड्यूटी को बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी या एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है, जनरली इनको पेनल्टी ड्यूटी माना जाता है। तो देखिए क्या दिया है, इट इज इम्पोज ऑन अ सर्टन इम्पोर्ट्स व्हेन द प्रोडक्ट आर सब्सिडाइज्ड बाय द एक्सपोर्टिंग कंट्री। एक्सपोर्टिंग कंट्री की गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, लोन दे रही है, कंसेशन दे रही है, हर तरीके से सुविधा दे रही है एक्सपोर्टर्स को, जिससे उनके गुड्स के प्राइसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट सब्सिडी इम्पोर्ट बिकम मोर चीपर देन डोमेस्टिक गुड्स। तो हमारे कंट्री के गुड्स से भी काफ़ी सस्ते उनके प्रोडक्ट हो जाते हैं। और इसी इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए, सब्सिडी के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए जो ड्यूटी लगाई जाती है एडिशन टू द नॉर्मल ड्यूटी, वो कहलाती है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। जनरली क्या माना जाता है इसको, पेनल्टी ड्यूटी। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, डंपिंग का मतलब मैंने आपको समझाया था। अब यहाँ पे देखिए, एट टाइम एक्सपोर्टर विल सेल देयर गुड्स एट एक्सट्रीम लो प्राइस, मतलब कॉस्ट से भी कम में जाके वो अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, काफ़ी कम प्राइसेस में बेचते हैं। और ठीक है, क्यों बेचते हैं, ताकि वो कैप्चर कर सके मार्केट को, फॉरेन मार्केट को। या तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे यूएस है, ठीक है, वो काफ़ी कम प्राइस में हमारे गुड्स में प्रोडक्ट को बेच रहा है, कॉस्ट से भी कम में जाके बेच रहा है, ताकि वो हमारे जो कंट्री है उसका जो मार्केट है उसको कैप्चर कर सके। अब जब हमारे कंट्री के मार्केट को कैप्चर कर लेगा तो हमारे इंडस्ट्रीज़ जो होती है डोमेस्टिक, वो इसको फेस नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसकी प्राइसेस काफ़ी कम है और हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ की प्राइसेस ज़्यादा है। तब इस सिचुएशन में क्या होगा कि जब हमारी जितनी भी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हट जाएंगी, तो एक बार इसकी मोनोपोली आ गई तो ये फिर प्राइसेस बढ़ा देगा। तो ये सिचुएशन काफ़ी खराब होती है। ठीक है, पहले तो ये लो रखेंगे, जब सारे कॉम्पिटिटर हट जाएंगे तो ये बढ़ा देंगे अपनी प्राइसेस को, इनकी मोनोपोली हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं होने के लिए गवर्नमेंट जो ड्यूटी लगाती है वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है। ठीक है, इससे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को भी हार्म नहीं होता है, या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को भी किसी तरीके का हार्म नहीं होता। ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या होता है, दिस डोमेस्टिक कंपनी
कंपनीज विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू सर्वाइव। अब जब डंपिंग होती है तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज तो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, सो गवर्नमेंट को यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी पड़ती है। ठीक है, तो आपको ये समझ गया होगा, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं सो बेटर होगा। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स क्रॉसिंग द नेशनल बाउंड्री, इंपोर्ट ड्यूटी इंपोर्ट्स पे लगाई जाती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी जो हमारे कंट्री प्रोडक्शन हुए गुड्स से उन पे लगाई जाती है। ठीक है, ट्रांजिट ड्यूटी जो है वो कोई कंट्री बीच में आ गई है, समझो 3 कंट्रीज़ है, यहाँ से यहाँ पे जाना है प्रोडक्ट और बीच में इसकी नेशनल बाउंड्री आ जा रही है, फ्रंटियर आ जा रहा है, तो ये बोलती है कि अगर मेरे सीमा से गुजरोगे तो तुमको ड्यूटी लगानी पड़ेगी, तुम्हारे गुड्स के ऊपर ड्यूटी लगाएंगे, तो वो ड्यूटी क्या कहलाएगी, ट्रांजिट ड्यूटी। ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ टैरिफ, स्पेसिफिक मतलब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, वेट के बेसिस पे लगाई जाती है। एडवर्ब में परसेंटेज ऑफ वैल्यू मतलब वैल्यू के ऊपर लगाई जाती है, परसेंटेज यहाँ पे हमने देखा था। कंपाउंड ड्यूटी में दोनों ही लगाई जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन बिटवीन द टैरिफ डिफरेंट कंट्री, सिंगल कॉलम टैरिफ सभी कमोडिटी पे एक जैसा लगाएंगे चाहे वो किसी भी कंट्री से आए। डबल कॉलम टैरिफ में जो हमारे मेंबर कंट्रीज है या जो मोस्ट फेवर नेशन है तो उन पे हम लो रेट लगाएंगे, बाकी जो बच गई कंट्री उन पे हाई रेट लगा लेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ, रेवेन्यू कमाना है तो यहाँ पे टैरिफ का रेट लो होगा। प्रोटेक्शन देना है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना है तो टैरिफ का रेट हाई होगा। काउंटर वेलिंग और एंटी डंपिंग ड्यूटी पेनल्टी ड्यूटीज होती है जनरली। काउंटर वेलिंग ड्यूटी सब्सिडीज के इफेक्ट को नलीफाई करती है। एंटी डंपिंग ड्यूटी जो गुड्स हमारे कंट्री में डंप किए जा रहे हैं उसके इफेक्ट को रोकने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। तो आई होप सो आपको ये सब समझ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नॉन टैरिफ बैरियर। ठीक है, और इसको हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, क्योंकि देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और वीडियो लंबी हो जाती है तो मेरी वीडियो कोई देखता नहीं है। लंबी वीडियो सोचते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग होती है, बट देखिए वीडियो में काफ़ी कुछ डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, तो हो सके तो प्लीज़ आप पूरा पार्ट देखिएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं बना रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे नॉन टैरिफ बैरियर्स को हम डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी आपको अगर आंसर राइटिंग है तो भी आपको ये नोट्स काफ़ी हेल्पफुल होंगे। काफ़ी सिंपल वर्ड्स में मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं और यहाँ पे MCQs भी इंक्लूड किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेसन में हम ये सारा कुछ करने वाले हैं, तो प्लीज़ मिस मत करना, क्योंकि इस पे से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। आपका रिसेंट में जो भी एग्जाम हो इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।